दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से आरएस में एक मुकाम हासिल किया है और बतौर उपखंड अधिकारी रियाबड़ी में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन सेवाओं के बीच में जज्बा इनका इस तरह का है कि वो आज युवाओं का मार्गदर्शन कर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनको सफलता दिलाने का एक मार्गदर्शन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आइए आज इस चैनल में हम मिलाते हैं आपको रियाबड़ी के उपखंड अधिकारी श्रीमान सुरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका इस YouTube चैनल में। आज हम युवाओं के लिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में आपको इस चैनल में आमंत्रित किया है। मैं चाहूंगा कि आप आरएस की परीक्षा दे रहे युवाओं का हौसला अफजाई करने के साथ ही उनका मार्गदर्शन करें। जय हिंद सर। युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी युवा या कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले उनको अपनी लड़ाई अपने दिमाग में लड़नी होती है कि मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने आसपास लोगों को देखा होगा कि आरएस का या आईएएस एग्जाम का नाम लेते वो 20 फुट या 50 फुट दूर हट जाते हैं। वो ये कहते हैं ये हमारे बस की नहीं। या तो हो सकता है कि उनको किसी ने अच्छी तरह से गाइड नहीं किया है, जबकि हर व्यक्ति टैलेंटेड होता है। तो उसी कमी पेशी को देखते हुए मैं युवाओं को एक ही कहना चाहता हूं कि पहली लड़ाई अपने दिमाग में, अपने मानसिक या दिल और दिमाग में जो पहली क्षमता होगी, मुझे ये सोचने की क्षमता हो जानी चाहिए कि मुझे उस एग्जाम की तैयारी करनी है। जिस दिन युवा ये सोच लेगा कि मैं उस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, तो वो युवा आधी लड़ाई उसी दिन जीत जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने युवाओं के लिए कि आधी लड़ाई वो उसी वक्त जीत जाता है। लेकिन आरएस का जो अभी रिजल्ट आया है, अब 4 महीने में यानी कि 18 जून तक आरपीएससी मुख्य परीक्षा कराने जा रहा है। तो मेरा सवाल सर आपसे ये रहेगा कि मुख्य परीक्षा में युवा किस तरह से तैयारी करे कि वो अपना एक मुकाम हासिल कर सके इस आरएस में। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप युवाओं को क्या टिप्स बताना चाहेंगे? भाई, युवा जो आरएस प्री का एग्जाम पास कर चुके हैं, पहले उनको हार्दिक बधाई, क्योंकि आपने एक ऐसी स्टेज को क्रॉस किया है जो लाखों लोग एग्जाम देते हैं और हजारों में आ गए। पहले तो आपको सभी तो हार्दिक बधाई, और आपके आने वाले मेंस एग्जाम के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। साथ में ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जितना समय, मैक्सिमम आपके पास 3 या 4 महीने का समय है, और 3 और 4 महीने आपने ये ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाइए ताकि आपका सिलेबस कम से कम 4 बार हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो मेंस का एग्जाम है, नॉलेज की लड़ाई नहीं है। सबने प्री को पास किया, मतलब उनके पास नॉलेज है। अब लड़ाई है लिखने की। मैं एग्जाम में देना चाहता हूं कि आपने कोई तीर खींच के कर दिया, तीर खींच के आप प्री को पास कर दिया, लेकिन तीर कहां चलाना है, किस एंगल में चलाना है, वो किस क्षमता के दौरान चलाना है, वो आपको मेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो आपकी तीर चलाने की जो कैपेसिटी है वो कहीं भटक जाए। आप भीड़ में, या फिर अथाह जो इंटरनेट का अथाह सागर है, अथाह लोगों की भीड़ है, अथाह सलाहकर्ताओं की जो भीड़ है, उस भीड़ में आपका तीर जो आपकी क्षमता के द्वारा आपने प्री पास किया, वो तीर कहीं और चल जाए। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं। कम से कम 4 बार आपका रिवीजन हो, और कम से कम आप 20 से 30 पेपर आप सॉल्व करें। जितना बार बार आप पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि आपका जो आपने प्री पास करने के दौरान जो आपने नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को एक मोतियों की माला बना के पिरोने के काम जो करेगी मेंस एग्जाम, वो हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से कि पहले तो आप ये मान के चलिए आपने प्री पास किया है, आप नॉलेज रखते हैं, ये नॉलेज की कमी नहीं है। अब कमी है आपको लिखने की कैपेसिटी पे। मैं एग्जांपल दूं आपको एक छोटा सा। मेरे पास 3 या 4 दिन पहले किसी स्टूडेंट का फोन आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक ही सलाह दी, अब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है और सलाह है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट दे, अपनी गलतियों को सुधारे, किस सवाल को किस चीज तरीके से लिखा है, वो तरीके ही आपको मेंस पास करवाएगा। बहुत ही अच्छी बात बताई एसटीएम साहब ने कि जिस तरह से
कि आप में टैलेंट है, इसीलिए तो आपने आरएस क्लियर प्री क्लियर किया है। अब मुख्य परीक्षा है लिखित और आपके टैलेंट की, तो इसमें 4-4 बार आप अभ्यास करें। इसी अभ्यास के दौरान काफी बार सब देखने में आता है कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं, अब क्या होगा, समय कम है, किस तरह से हम तैयारी करें। तो बच्चों और युवाओं के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए आप संदेश प्रसारित करें कि वो किस तरह से तनाव रहित रहें और तैयारी करें। मैं अगर इस चीज में इस बात को अगर किसी एग्जाम्पल के द्वारा कहूँ, एक आपने 8वीं या 7वीं क्लास में एक कहानी सुनी होगी कि एक परिवार का जो किराएदार रहता है या माली रहता है, उस माली के घर में किसी चिड़िया ने एक घोंसला बना दिया। तो एक दिन मालिक आया, उस घोंसले को देखा और बोला कि अपने नौकर को कहा है इस घोंसले को बाहर फेंक देना। तो चिड़िया शाम को चिड़िया के बच्चे माँ आई, चिड़ियाओं के बच्चों की माँ जब चिड़िया आई उनके पास, उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा माँ आज मालिक आया और कहा है कि इस घोंसले को तोड़ देंगे। तो चिड़िया ने कहा थोड़ा रुक जाओ, बात मानी। 7 दिन बाद वापस मालिक आया, फिर घोंसला वही है। तो आज उसने अपने ड्राइवर को कहा कि इस घोंसले को हटा देना। चिड़िया के बच्चे वापस बोले माँ क्या हुआ? तो चिड़िया ने वापस कहा रुक जा बेटा, कुछ नहीं होगा। 7 दिन बाद वापस मालिक आया और कहा आज शाम को आज कल सुबह में उठते ही पहला काम ये करूं, घोंसले को खत्म। चिड़िया के बच्चे वापस घबरा के शाम को माँ आई, माँ को जैसे उन्होंने कहा कि आज मालिक आया और कहा कल सुबह ये घोंसले को खत्म कर देगा। तो चिड़िया ने कहा बच्चों अब आपके उड़ने का समय आ गया। उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो कह रहे हैं कि मुझे इतना समय मिला है, तो तैयारी के लिए समय कभी भी कंफर्म नहीं होगा। आपको जो मालिक का है कल सुबह मैं आपके घोंसले को समाप्त कर दूंगा। तो मेरा इस चीज कहानी के माध्यम से आपको कहना है समय आपको वही दिया है, अब आपको उड़ने का समय आ गया। अभी तक आपने देखा होगा जो तैयारी 20 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं, वो समय पीरियड नौकर का है, ड्राइवर का है, कि कल कुछ नहीं होगा। आपकी तैयारी वही एक दिन, जैसे चिड़िया ने कहा कल सुबह घोंसला उड़ा देगी, वो आपका समय है। इसलिए आपको 4 महीने में जितनी मेहनत करनी वो मेहनत कर लीजिए। अगर आप कहोगे कि मैं वापस एग्जाम दूंगा, समय कम है, तो समय सबके लिए बराबर है। जो प्री में जो जिसने पास किया है उसके लिए उतना ही समय है, टॉपर बनेगा वो उतना ही पढ़ेगा और जो पीछे रहेगा वो उतना ही रहेगा। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से सलाह देने का एक ही रीजन है, समय सबके लिए बराबर है, 24 का 25 घंटे नहीं होता। अगर आप पीछे रहते हैं, मान के चलिए 2 साल पीछे हो गए, फिर एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा और वापस जब मेंस आएगा फिर आपके दिमाग में फिर वापस सवाल आएगा कि मेरी तैयारी कम है, एक और चांस ले लूं। तो चांस नहीं भाई, मिला है खींच के तीर चला लीजिए। 4 महीने का समय है, चला के तीर, जैसे कहा ना अर्जुन को तीर कहां चलाना है, कहां तक जाएगा, तो वहां तक जाना चाहिए जहां आपको आरपीसी आपको जग मार के सिलेक्ट करे कि हाँ इस बंदे को मुझे सिलेक्शन देना है। बहुत ही अच्छी बात कही है साहब ने कि समय और लक्ष्य का निर्धारण करते हुए जो छात्र इस परीक्षा में जुटे हुए हैं उनकी सफलता हमेशा कदम चूमेगी, क्योंकि तैयारी सभी कर रहे हैं। तो समय की जो कदर करेगा और लक्ष्य को जो भेदेगा वही इसमें आगे प्रगति करेगा। तो मैं आपसे सर अगला सवाल करना चाहूंगा कि परीक्षा में सभी बच्चे समय और लक्ष्य के अनुरूप तैयारी कर रहे हैं, समय भी 4 महीने का है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कैसे बच्चे इस मुख्य परीक्षा में अंक हासिल कर और मेरिट में और इंटरव्यू में अपना स्थान बनाए, इसके लिए आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। आपका क्या कहना है इस विषय पर? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूं, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन होता है? जब आप सुबह अपना आईना देखते हैं, आईना में अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, नहीं बुरा लग रहा, सबसे पहले कौन जज करता? आप खुद जज करते हैं। तो आपकी आरपीसी का जज आप खुद बनिए। जैसे ही आपने कोई आंसर लिखा है और आपको खुद को पसंद नहीं आ रहा है, तो आरपीसी के जो टीचर महोदय है या एग्जामिनर महोदय, उनको क्या खाक पसंद आएगा? मतलब अपना आईना खुद बनिए, अपना जज खुद बनिए। अगर आपने लिखा हुआ सवाल का आंसर अगर आपको खुद को पसंद आता है, नो डाउट वो उस एग्जामिनर को भी पसंद आएगा, वो भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स देगा। और इसमें विषय में एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये आरपीसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है
और आरपीसी का अपने सिलेबस आपने देखा होगा, टोटली उनका सिलेबस राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो 11th और 12th क्लास की किताबें हैं वहां से पूरा का पूरा सिलेबस उठा हुआ। मतलब आरबीसी कोर्स की जो किताब है उनका सिलेबस जब लिया है तो मान के चलिए वो पैटर्न रिटर्न में भी होगा। अगर आरपीसी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताबों का जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनका जो मॉडल आंसर की कॉपी देखोगे उसमें लिखा हुआ, मैं आपको निवेदन कर दूं इस चैनल के माध्यम से, उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि 20 शब्दों का सवाल कैसे, 20 शब्दों के सवाल का आंसर आपको कैसे लिखना है, 50 शब्दों के सवालों का आंसर आपको कैसे लिखना है और बड़े सवालों का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि 20 शब्दों के जो सवाल होते हैं उसमें राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो मैंने अज्यूम किया है उसके अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि वो 4 पॉइंट मांग रही है। जैसे ही आपने सवाल पूछा, जैसे सवाल पूछा वीर तेजा जी, तो वीर तेजा जी के बारे में सबको सब नॉलेज है और मैं तो कहना चाहता हूं राजस्थान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो तेजा जी महाराज को नहीं जानता होगा। तो तेजा जी महाराज के बारे में 4 शब्द लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं, तो आपका 20 शब्दों का सवाल पूरा हो जाता है। अगर आप 4 पॉइंट लिखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहला सवाल कि वीर तेजा जी महाराज का जन्म करनाल में हुआ, मतलब इस तरह के 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। बुलेट फॉर्म भी नहीं लिखना, उसमें लिखना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरपीएससी भी ये चाह रही है, आप इस पैटर्न में लिखिए। जैसा राजस्थान बोर्ड की बुक्स में जो सिलेबस होता है वैसा वो लिखते हैं, वैसा मेरा ये अज्यूम है, मेरा ये मानना है। और आप पुराने पेपर भी आप उठा के देख लीजिए जो सूचना अधिकार के द्वारा पेपर उठाया है, और आप देखोगे आरबीसी के आरएस का जो पेपर है उसमें भी आप देखोगे 20 शब्दों में सवाल पूछते हैं, 4 प्रकार बताइए, 4 किताबों के नाम बताइए, 4 उदाहरण दीजिए। 4 उदाहरण क्यों पूछ रहा है? एक ही उदाहरण पूछते हैं, वो 4 उदाहरण इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप 4 पॉइंटों में उसका आंसर दें। तो वो आपको सीधा सीधा अज्यूम कर रही है आपको आंसर क्या लिखना है। फिर भी अगर आप भीड़ में आप खोना चाहते हैं तो आपकी मजबूरी है, आप खोए, आप गूगल बाबा बने। लेकिन जो व्यक्ति गूगल बाबा बनता है नो डाउट वो अफसर भी बनेगा। गूगल बाबा बनिए, चैट जीपीटी भी आपके पास है, ये एआई भी आपके पास है, वो आपको नॉलेज दिला सकती है, अफसर नहीं बना सकती। अगर आपको नॉलेजेबल बनना है या गूगल बाबा बनना है ये आपकी तय कीजिए। अगर आपको अफसर बनना है तो जो पैटर्न दिया है, जो पॉइंट दिए हैं उसके अनुसार आपका आंसर लिखिए, नो डाउट आपको आरपीसी वो खुद कह रही है, आप लिखिए, मैं नंबर दूंगा। बहुत अच्छी बात बताई है आपने अच्छे अंक हासिल करने के लिए, क्योंकि 12th और 11th का एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट है और उसी पैटर्न पे आरएस ने अपना जो पेपर है वही निकाला और उसमें गहन अध्ययन की 15 वाक्य, 20 वाक्य, 50, 100, 150 शब्दों में जो भी है उसी से मेहनत करनी होगी बच्चों को। बहुत अच्छा आपका मार्गदर्शन है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, और सही भी कहा किसी ने, कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता। इस बात को आप साबित कर रहे हैं। एक अधिकारी होते हुए युवाओं का आप किस तरह से मार्गदर्शन और हौसला अफजाई कर लेते हैं, उनको आरएस के लिए पटवार भर्ती हो, अध्यापक पात्रता हो, जितने भी सरकारी आरपीसी के द्वारा, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं, तो आप मोटिवेशन, अधिकारी होते हुए इतना समय उनको मोटिवेशन के लिए कैसे निकाल पाते हैं सर? ये मेरा निवेदन है कि आप बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अधिकारी भी एक प्रकार का आपका मार्गदर्शक होता है। अफसर बनने के बाद आज भी मेरे मन में रहता कि मैं कुछ करूं, पढ़ने का पहले भी शौक था, आज भी शौक है। आज मेरे साथ एक टीम खड़ी है, मेरा काम है उनको बस बताना कि आपको ऐसा करना है। मेरी टीम कहती है, वो इम्प्लीमेंट करके आपके सामने पेश कर देती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने अभी एक 6 माह से एक टेस्ट स्टार्ट की। मेरे साथ टीम के 6 या 7 मेंबर है जो वेल क्वालिफाइड बंदे हैं, मेरी तरह ही किसी न किसी जॉब में वो लगे हुए हैं। तो उन टीम ने ये डिसाइड किया कि हम आने वाले बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दें, एक अच्छा गाइडेंस दे दें, ताकि वो भी अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर अपना निशाना लगा पाए। तो इसी चीज को लेते हुए हमने टेस्ट स्टार्ट की है। उसका साथ साथ में हमने 4 टेस्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोग जुड़े भी हैं
और उनको वापस मॉडल आंसर की कॉपी भी दी जा रही। कहते हैं ना, सब शुरुआत करते हैं तो पहला कदम ही उठाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, लेकिन जब पहला कदम उठा दिया तो कारवा बनने में समय नहीं लगेगा। आज मेरे साथ 10 लोग जुड़े हैं, आने वाले समय में 10 का 100 होगा, 100 का 1000 होगा। तो वो लोग जुड़ रहे हैं जो मेहनत पे विश्वास कर रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं जो लिफ्ट पे विश्वास नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मेहनत के बलबूते पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए अपने मंजिल को हासिल करेंगे। लिफ्ट का क्या भरोसा है, लाइट चलेगी बंद हो जाए। तो मुझे तो चलाना सीढ़ियों के द्वारा चलाना है, ताकि वो मेहनत को देख सके, अपनी क्षमता को देख सके, और साथ में कितना चढ़ रहे हैं आसपास झरोकों में देख सके कि हमें भी इस मुकाम पर हासिल करने के बाद जब मुझे मौका मिलेगा तो आसपास जो बच्चे बैठे हैं उनको भी धीरे धीरे सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। तो उसी मुकाम पे, उसी मुद्दे पे, उसी थीम पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को सही तरीके से सही गाइडेंस कैसे दिया जाए। आजकल आपने देखा होगा, जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, भीड़ है। भीड़ के साथ साथ उन बच्चों को ये जानना जरूरी होता है भीड़ में अलग करना कैसे हो। आपने देखा होगा, किसी ने कहा ऐसे कर दो, किसी ने कहा ऐसे कर दो, लेकिन जब तक खुद का आईना खुद नहीं बनेंगे। मैं तो ये कहूंगा, अगर मेरी सलाह भी अगर आप 5 दिन आप इंप्लीमेंट करते हैं, फर्क पड़ता है तो यूज कीजिए, नहीं फर्क तो आगे जाने दीजिए। कभी भी लकीर का फकीर मत बनिए। किसी ने कह दिया ये चलाना, ये पढ़ना है, नहीं, देखिए सामने वाला एग्जामिनर क्या चाहता है, उसी तरह से। तो इसी बात को मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप अपने आंसर को खुद जज करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके आंसर आपको खुद को पता लगना स्टार्ट हो जाए कि ये आंसर अच्छा है, आप 10 में से 8 नंबर देना शुरू कर देंगे, तो एग्जामिनर उसमें वही अंक देगा जो आप डिसाइड कर रहे हैं। मैं अकेला चला था कारवां ढूंढने, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लोग के मार्गदर्शन के लिए आपने जो प्रयास किया है वो वास्तव में ही साधुवाद और प्रेरणादायक है। तो आप जो भी आरएस के लिए आप और आपकी टीम के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप टेलीग्राम जो लिंक है वो भी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में पता है। जय हिंद सर।